नेपाल में भूस्खलन से 2 बसें त्रिशुली नदी में बही। 63 यात्रियों के पानी में बहने की आशंका। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी। 18 जुलाई को नीट पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनडीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हाथरस भगदड़ की जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज 121 लोगों की हुई थी मौत। यूपी में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 23 पैसे रुपए प्रति लीटर, डीजल 26 पैसे हुआ महंगा। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। यूपी के 800 गांवों में बाढ़ के हालात। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। और नेपाल से खबर आपको बता देते हैं। नेपाल में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर नेपाल में दिल दहला देने वाला यह हादसा। मदन आश्रित राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड की चपेट में 2 बसें आ गई। आपको बता दें कि त्रिशूल नदी में गिरी यात्रियों से भरी बसें। दोनों बसें नदी के तेज बहाव में बहीं। घटना में 60 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। यात्रियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटना में 60 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। मदन आश्रित राजमार्ग पर हुई लैंडस्लाइड की चपेट में 2 बसें आई। घटना में 60 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको नेपाल से बता रहे हैं, जहां पर हुआ मौत का लैंडस्लाइड। आपको बता दें कि इस लैंडस्लाइड में 2 बसें इसकी चपेट में आई। त्रिशूल नदी पर ये दोनों बसें गिर गई और अब बताया जा रहा है कि करीब 62 से ज्यादा यात्री इस जो नदी है इसमें बह गए हैं और लगातार रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन जारी है। नेपाल में दिल दहला देने वाला हुआ हादसा। घटना में 60 से ज्यादा यात्री भी हुए लापता। और नेपाल बॉर्डर से हमारे संवाददाता ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, पूरी इस घटना को लेकर अभी तक कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? ब्रजेश, अनम्यूट कीजिए। ऐसी आपको बता दें कि ये दोनों बसें जो है नेपाल से पोखरा के लिए जा रहा था, जहां पे त्रिशुला नदी के पास जो है लैंड स्लाइड के चलते जो है दोनों बसें जो है नदी में गिर गई, जहां पे जो है दोनों बसें में करीब जो है 65 यात्री सवार थे। लेकिन अभी तक जो है वो 65 यात्रियों को जो है पता नहीं लगा पाया। हालांकि नेपाल प्रशासन लगातार जो है खोजबीन में जुटा हुआ है। वहां का जो एनडीआरएफ है और लोकल पुलिस है वो लगातार जो है जो बसें हैं वो जो यात्री हैं उनको खोजने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक जो है वहां के लोगों ने इस बात का पता नहीं लगा पाया कि कहाँ यात्री गए, कहाँ बस गया। लेकिन हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार जो है नदी में उतर के जो है खोजबीन कर रही है। जी यसी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये जो क्या बसें भी नहीं मिल पाई हैं अभी तक? बिल्कुल ऐसी आपको बता दें, ना अभी तक जो है बस का पता लग पाया है, ना ही वहां के यात्री। लेकिन जो वहां के विशेष सूत्र हैं उनके द्वारा बताया गया कि उसमें जो दोनों बसों में करीब 7 भारतीय सवार थे, लेकिन 7 भारतीय की मौत की खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। जी यसी। बिल्कुल, ये बस कहां से कहां जा रही थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? और क्या किसी तरीके का कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? जो जिनके परिजन उस बस में सवार थे, क्या उनको लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी साझा की जा रही है?
बिल्कुल ऐसी आपको बता दें कि ये नेपाल से जो है पोखरा के लिए बसें जा रही थी। हालांकि त्रिशूला जो नदी है, नदी के पास जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जो है भूस्खलन हुआ और भूस्खलन इतना तेज था कि जो दोनों बसें थी वो दोनों बसें जो है जो त्रिशूला नदी है उसमें जाकर गिर गई। हालांकि जब इस बात की सूचना जो है वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दिया तो प्रशासन भी मौके पर पहुंची और प्रशासन ने जो है एनडीआरएफ टीमें को बुलाई। लेकिन अभी तक जो है ये पता नहीं लग पाया कि बस कहाँ गई और जो है वहां के यात्री कहाँ गए। हालांकि बहाव इतना तेज है और इतनी तेज बहाव होने के कारण जो है करीब 1 किलोमीटर तक लोग जो वहां की एनडीआरएफ टीम है वो जो है लगातार खोज रही है कि जो यात्री थे वो कहाँ गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय मूल के लोग इस बस में सवार थे, सबसे ज्यादा लोग कहाँ के थे, क्या ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कोई डेटा मिल पाया है? जी बिल्कुल ऐसे ही आपको बता दें कि जो बसें थे उसमें ज्यादातर नेपाल के लोग थे, उसमें नेपाल के लोग ज्यादा थे। वहीं भारतीय जो भारत के थे वो भी करीब 7 लोग बताए जा रहे हैं जो अभी भी लापता हैं। लेकिन वहां के जो लोकल सूत्र हैं उनके द्वारा कहना है कि जो भी यात्री लापता हुए हैं उनका मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन जो 7 भारतीय हैं उनकी मौत जो है मौत बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो लाशें हैं, चाहे यात्री हैं जो बचे हैं, उनका अभी तक जो है नेपाल प्रशासन नहीं के तो क्या द्वारा जो है एक कहीं सेकेंड पता नहीं। ब्रजेश जी, डेड बॉडीज मिली है क्या अभी तक कुछ? बता दें कि अभी भी जो है डेड बॉडी नहीं मिली है। डेड बॉडी के लिए जो नेपाल का जो प्रशासन है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है कि जो यात्री थे वो कहाँ गए। लेकिन अभी जो है किसी प्रकार की कोई डेड बॉडी नहीं हुई है। ये हादसा जो है सुबह 3:30 बजे के करीब हुआ था। 3:30 5 बजे के करीब जो नेपाल प्रशासन है और वहाँ की जो एनडीआरएफ की टीम है वो 5 बजे से लगातार ही उस लोगों को छानबीन कर रही है, खोजबीन कर रही है। लेकिन अभी तक किसी का जो है पता नहीं लग पाया है। जी ब्रजेश जी, वापस आएंगे आपके पास और बता दें आपको कि नेपाल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर दिल दहला देने ये वाला हादसा, 2 बसें कहीं ना कहीं इस मौत की लैंडस्लाइड में समा गई हैं। फिलहाल एक भी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली है। रेस्क्यू कार्य जारी किया जा रहा है और सीधे लखनऊ ले चलते हैं जहां पर आपको बता दें कि आम महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आम महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और ये लखनऊ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आम महोत्सव में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आम महोत्सव की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज में आम उपलब्ध हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम महोत्सव का क्योंकि आगाज हुआ है, जिसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से। बता दें कि करीब 800 से अधिक आमों की प्रजातियां यहां नजर आ रही हैं। प्रदेश भर से पहुंचे किसान अपने आमों को लेकर और यहां पर आमों की विशेषताओं को समझ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में ये आम महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहाँ आम की 800 से अधिक प्रजातियां देखने को मिल रही हैं। बता दें कि अवध शिल्प ग्राम में 12 से 14 जुलाई तक ये आम महोत्सव चलेगा। बता दें कि आम महोत्सव में 12 से 14 जुलाई के बीच 7 श्रेणी के 58 वर्ग में आम के विभिन्न प्रजातियों एवं आम के प्रसंस्कृत पदार्थों की प्रतियोगिता भी होगी।
महोत्सव में विभिन्न संस्थाओं द्वारा करीब 800 प्रजातियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आम संरक्षित पदार्थ वर्ग में 90 प्रतिभागियों द्वारा 310 नमूने, आम पकवान में 3 प्रतिभागियों द्वारा 10 नमूने प्रदर्शित किए जाएंगे और करीब महोत्सव में कुल 1317 प्रतिभागियों द्वारा 2350 नमूने प्रदर्शित किए जाएंगे। बता दें कि एक दिन पहले ही महोत्सव में किसान पहुंचे थे अपने अपने आमों को लेकर। करीब 800 प्रजातियां आमों की आपको बता दें कि इस आम महोत्सव में नजर आ रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड से भी आम आए हैं। मुख्यमंत्री के गांव के आसपास के जो किसान हैं उन्होंने भी आम भेजे हैं। सौ से ज़्यादा किसान आपको बता दें कि स्टॉल लगाकर आम की बिक्री भी करेंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमों की विभिन्न प्रजातियों को देखते हुए ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अवध शिल्प ग्राम में ये आम महोत्सव शुरू किया गया है। 12 से 14 जुलाई तक ये आम महोत्सव रहेगा, जिसका शुभारंभ करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से। आम महोत्सव का आगाज करने के लिए पहुंचे सूबे के मुखिया। अवध शिल्प ग्राम में ये आम महोत्सव की शुरुआत की गई है। 800 से ज़्यादा प्रजातियां इस आम महोत्सव में देखने को मिल रही हैं। अवध शिल्प ग्राम से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आम महोत्सव का हुआ आगाज। 12 से 14 जुलाई तक ये आम महोत्सव जारी रहेगा। अवलोकन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस भव्य विशाल मंच पर समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के साथ। जी हाँ, और आप सभी से अनुरोध कि हमारे इस उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 जिसका कि शुभारंभ हो चुका है और ये महोत्सव एक आम जनता के अवलोकन हेतु खोल दिया गया है। और एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर लगातार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, जोरदार तालियां। जी हाँ, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन भव्य विशाल मंच पर हो रहा है। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जी हाँ, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ इस विशाल भव्य मंच पे जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप सभी से अनुरोध करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 जो कि 3 दिनों तक हमारे इस लखनऊ के इस भूमि पर आपके साथ होगा 12 से 14 जुलाई। हमारे उस उद्घाटन समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, सभी सम्मानित अन्नदाताओं का, बागवानों का, निर्यातकों का,
आप सभी दर्शकों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो आइए अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र भाव उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश परमादानी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अनुरोध करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन परमादानी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र भाव उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। इसी क्रम में अनुरोध करते हुए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से मंचासीन मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। एक बार पुनः अनुरोध करते हुए निदेशक महोदय जी से कि मंचासीन कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में अनुरोध पुनः करते हुए निदेशक विजय बहादुर सिंह जी से कि हमारे अपर मुख्य सचिव उद्यान खाद्य प्रसंस्करण का उत्तर प्रदेश शासन श्री BL मीणा जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। और मंचासीन हमारे बीच उपस्थित पद्म भूषण डॉक्टर कृष्णा इला जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारत बायोटेक, पुष्पों के माध्यम से स्वागत सत्कार करते हुए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का। और आइए पुष्पों के माध्यम से स्वागत सत्कार और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए हमारे निदेशक महोदय जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत सत्कार हेतु उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय निकाल के हम सबको उत्साहवर्धन किया और आम जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कृषि उपज है उसको बढ़ावा देने के लिए आपके जो भी निर्देश होंगे उसका हम लोग आगे भी अनुपालन करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने राज्य मंत्री उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण का भी स्वागत करता हूँ, उपस्थित मुख्य सचिव जी का और मंच पर आसीन हमारे पद्म श्री डॉक्टर साहब। और राम महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम, ये सी तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अब सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, हालांकि उनको रिहाई नहीं मिली है। और इसी के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आतिशी मौलाना सौरभ भारद्वाज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, और बड़ा प्रश्न क्या था? वो बड़ा प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट इल्लीगल है? तो कोर्ट ने अपने तरीके से अध्ययन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है। जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशा निर्धारण होगा आगे। लेकिन कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। अब आपको ये समझना होगा कि पीएमएलए में जब सारे तथ्य और साक्ष्यों को देखकर सभी सबूत ये जो दिए हैं उसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही ऐसे इंटरिम बेल या बेल दिए जाते हैं। तो मेरा ये सबमिशन है भारतीय जनता पार्टी से कि हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। देश का और जनता का और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। हर व्यक्ति का हर कार्यकाल की एक देन होती है कि भाई इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसके कार्यकाल में क्या मिला। तो भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को, और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना।
इसको बंद करना चाहिए। देश का बहुत समय वेस्ट हो रहा है, हमें नई राजनीति करनी है, देश को आगे लेकर जाना है। हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीति करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरा ये फिर से रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि ये गंदी राजनीति से बाहर आइए और अच्छी राजनीति करिए। मैं चाहूंगा कि सौरभ जी भी थोड़ा सा इस पर अपनी विचार रखें। आज जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संदीप खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया, उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है, तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं, और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सख्त हैं जितने सेक्शन 45 में है, तो उसमें अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पे अरेस्ट कर लें और फिर बेल ना दें। अगर बेल आसान है किसी कानून में तो उसमें अरेस्ट भी आसान होती है, और अगर कानून में बेल मुश्किल है तो उसमें अरेस्ट होने भी, क्या लगा लो, कनेक्टेड तो है नहीं, इसको बिना कनेक्ट करे कर लेंगे। लाइव चल रहा है। अच्छा, तो बेल के सिद्धांत ये है कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आकर 3 महिला समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना ओबरा थाना क्षेत्र के डेहरी गांव की है, जहां पर सुनील चंद्रवंशी की 35 वर्षीय पत्नी प्रमिला देवी की मौत हो गई, जबकि गुड़िया देवी एवं विमला देवी घायल हो गए। दूसरी घटना भी ओबरा थाना क्षेत्र के कुराईपुर गांव की है, जहां पर ठनका गिरने से 34 वर्षीय रामदेव यादव और पिंटू कुमार की मौत हो गई। तीसरी घटना मदनपुर थाना क्षेत्र खिरियावा गांव की है, जहां उपेंद्र शर्मा की पत्नी नगीना देवी वज्रपात की चपेट में आ गई। चौथी घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के पलकिया गांव की है। रघुनंदन दास की 55 वर्षीय पत्नी सुगिया देवी की मौत हो गई। सभी शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया जा रहा है और मृतकों के परिजनों को आपदा राहत के तहत मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया जारी। हुए हैं गिरने से, जिसमें एक सब्जीपुर ओबरा थाना क्षेत्र के एक मौत हुई है मदनपुर थाना से, और एक मौत हुई है कुराईपुर ओबरा थाना के। 2 ओबरा से, एक मदनपुर से। एक जमोर थाना के घायल हैं और 2 लोग घायल हैं, ओबरा ही की हैं, वो घायल हैं, जिनका इलाज और सदर अस्पताल में चल रहा है और सभी संगठन के लोग लगे हुए हैं। अभी पोस्टमार्टम तो कराया जा रहा है। बारिश हो रही है, कड़ाके की बारिश हो रही है, थमने का नाम नहीं लेंगे। हम समाज सेवी हैं और अभी जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली है, सदर अस्पताल में हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ इनका इलाज कराने के लिए हम लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है। और लोगों से अपील करते हैं कि वो ठंडा से बचे और शांतिपूर्वक तरीके से जो लोग भी सही सलामत है अपने अपने घर जाएं और सदर अस्पताल के अंदर किसी तरह का विवाद पैदा नहीं करें।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक की बड़ी मुश्किलें। आरिफ अनवर हाशमी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक पुलिस के बाद अब ईडी ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत 120 करोड़ की संपत्ति जब्त। एफआईआर के आधार पर ईडी को लिखा था पत्र। ईडी के लखनऊ कार्यालय में केस दर्ज। जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पुलिस के बाद अब ईडी ने कसा शिकंजा। जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक की बढ़ी मुश्किलें। लखनऊ से खबर, जहां पर बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी का मामले को लेकर अफसर फील्ड में उतरेंगे। आज से शिक्षकों को बताएंगे फायदे। सीएम ने दिया अध्यापकों की समस्या सुलझाने के निर्देश। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बेसिक शिक्षक कर रहे हैं विरोध। मामले को लेकर अफसर फील्ड में उतरेंगे। आज से शिक्षकों को बताएंगे फायदे। बेसिक शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का यह मामला। लखनऊ से खबर, जहां पर नियामक आयोग में बिजली दर बढ़ाने को लेकर सुनवाई। बिजली दर बढ़ाने को लेकर उपभोक्ता परिषद का विरोध। मध्यांचल विद्युत वितरण नाम में हुई सुनवाई। निगम में हुई सुनवाई। 24 घंटे निर्बाध सप्लाई की सुनवाई के दौरान कटी बिजली। इस दौरान विद्युत अधिकारियों के छूटे पसीने। यूपीपीसीएल ने 11,203 करोड़ का दिखाया घाटा। बिजली दरों में 25% बढ़ोतरी की थी तैयारी। बता दें कि उपभोक्ता परिषद ने विरोध करते हुए दिया ब्यौरा। अगले 5 साल तक बिजली दर न बढ़ाने की कही बात। 1912 पर 45 लाख शिकायत। 75% फर्जी निस्तारण। उपभोक्ता परिषद ने इसकी जांच की मांग की है। 24 घंटे बिजली सप्लाई के दावे पर मुआवजा देने की बात।
24 घंटे बिजली सप्लाई देने के दावे पर मुआवजा देने की बात कही। लखनऊ से खबर, जहां पर कमता चौकी के पास युवक से लूटे रुपए, बदमाशों ने हमला कर युवक को किया अधमरा। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मामला दर्ज। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ से खबर, जहां पर लैब टेक्नीशियन ने लगाया जहरीला इंजेक्शन, प्रेमिका के सामने इंजेक्शन लगाकर किया सुसाइड। पिता ने लगाया प्रेमिका पर बेटे की हत्या का आरोप। 2 साल पहले किराए के मकान में रहने आया था युवक। हालत बिगड़ने पर प्रेमिका ने दी फोन पर जानकारी। चिन्हट थाना क्षेत्र के कमता स्थित अजय नगर की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर, प्रेमिका के सामने इंजेक्शन लगाकर किया सुसाइड। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा। पुल से गिरने के बाद ट्रक के उड़े पर खच्चे। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला बाहर। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को कराया गया है भर्ती। NH 34 के बिलसूरी पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुल से गिरने के बाद ट्रक के उड़े पर खच्चे। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला बाहर। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को कराया गया भर्ती। NH 34 के बिलसूरी पुल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर गिर रहा नीचे। रायबरेली से खबर, जहां पर युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पत्नी के साथ कार से जा रहा था युवक। गाड़ी रोककर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने किया हमला करने के बाद मौके से फरार हुए दबंग। पीड़ित युवक की नाजुक हालत।
जिला अस्पताल में चल रहा है युवक का इलाज। मलेरिया के मलनपुरवा के पास की घटना बताई जा रही है। पीड़ित युवक की हालत नाजुक। कन्नौज से खबर, जहां पर घर में अकेली युवती से शौर्य ने किया दुष्कर्म। विरोध करने पर मारपीट कर धमकी देकर हुआ फरार। बता दें कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने आत्महत्या के लिए पिया तेजाब। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया है भर्ती। तहरीर के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कटिया थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या के लिए पिया तेजाब। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। कल दिनांक 11 जुलाई को थाना ठटिया पे सूचना प्राप्त हुई थी कि तिरवा मेडिकल कॉलेज में एक लड़की भर्ती है जिसने टॉयलेट क्लीनर किया। तत्काल पुलिस मौके पर गई। इसमें परिवार जन द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें बताया गया कि 9 तारीख को गांव के रहने वाले एक युवक प्रदीप और छोटू ने इनकी, जब ये लोग घर पे नहीं थे तो लड़की के साथ दुष्कर्म किया और 10 तारीख को लड़की ने टॉयलेट क्लीनर किया था, जिसको फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टरों ने जो लड़की की स्थिति सामान्य बताई है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गौकच से परतापुर पुलिस की हुई मुठभेड़। एक गौकच के पार में लगी है गोली। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार जारी है। 3 दिन पहले थाना क्षेत्र के जंगलों में की थी गौकशी। साथियों संग फरार हो गया था आरोपित। वारदात के बाद से ही पुलिस तलाश में जुटी। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए गौकच थाना परतापुर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तीन दिन पहले थाना क्षेत्र में की थी गौकशी की वारदात को दिया था अंजाम। साथियों संग था फरार। वारदात के बाद से ही पुलिस तलाश में जुटी।
बादा से खबर आपको बता देते जहां पर नरैनी एसडीएम विकास यादव का हुआ निलंबन। जनहित के कार्यों में लापरवाही पर हुए निलंबित। पद के दुरुपयोग करने को लेकर लगे थे आरोप। एमएलसी सरकारी मशीनरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शिक्षक एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी का एसडीएम पर आरोप लगाते वीडियो हुआ वायरल। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार कार्य में लापरवाही पर एसडीएम निलंबित। नरैनी तहसील पर तैनात थे एसडीएम विकास यादव। नगर पंचायत नरैनी में फर्जी पेमेंट करवाने के भी आरोप। एसडीएम के साथ ईओ नगर पंचायत चार्ज पर थे विकास। लगवा रहे हैं लोग भाई, है पता नहीं रोज कागज कुछ ना कुछ 4 साल से अरे चाहते अभी तक बना देते। मेरा काम नहीं हो रहा था, आप जनता का काम क्या करते होंगे? है दारू में बालू में रिश्वत में मस्त है जनता, त्रस्त है। यहाँ के किसी एसडीएम तहसीलदार नायबों से आपकी वार्ता हुई? मेरी सबसे वार्ता हुई, मैं आज एसडीएम से भी वार्ता हुई। मैंने कहा था भैया तरह से फोन करके एसडीएम मैं पहुंच रहा हूँ, अपने माता को कह दो कि मेरे कागज निकाल करके दे दें। इनसे बात हुई है, तहसीलदार से बात हुई है, बोले हमने करके दे दिया है। तहसीलदार उसको एसडीएम कोई पता फाइल बता नहीं रहे, एक भी फाइल का पता नहीं बता रहे हैं कोई। तो क्या वो आपकी पत्रावली यहाँ से गायब? पता ही नहीं पत्रावली है गायब है कि नहीं है। अगर पैसा जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये लैंड यूज नहीं चेंज करेंगे या कर नहीं बनाएंगे। और आज तक 4 साल हो गए मेरी फाइल को। बता 4 साल में अगर विधायक की फाइल तो जनता की क्या हुई? बड़े बताइए क्यों फंसी हुई है, कहाँ फंसी हुई है, कौन से कागज है भाई? एक बार पहली बार नहीं हो रहा है। उस कॉलेज की उन नंबरों का 3 बार लैंड यूज हो चुका है, वो अग्रसर में परिवर्तित हो चुकी है। अब उन्हीं कागजों के आधार पर नरैनी एसडीएम विकास यादव का निलंबन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला नरैनी तहसील के अंतर्गत नरैनी तहसील के एसडीएम का है, जहां पिछले दिनों शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी अपने किसी काम को लेकर के नरैनी के एसडीएम कार्यालय गए थे, जहां एसडीएम नदार थे और पिछले 5 महीने से लगातार वो अपनी फाइल को खुजवा रहे थे और उनकी फाइल नहीं मिल पा रही थी। इस बारे में बाबूलाल तिवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए एसडीएम पर। वहां पर बालू खनन और अवैध वसूली, उसमें भी कई आरोप लगाए और इन्हीं आरोपों के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। अगर हम बात करें कि एसडीएम नरैनी विकास यादव एसडीएम के साथ साथ नगर पंचायत सिंधवाड़ी के ईओ के पद पर भी वहां पर कारोबार देख रहे थे और वहां भी नगर पंचायत में भी उनके कई लेन देन और गबन के आरोप उन पर लगे थे। इन्हीं तमाम मामलों पर पूरी जांच चल रही थी और जांच के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने आरोप लगाए हैं कि जब अपनी ही सरकार के कर्मचारी पर कि जब उनके ही सरकार के कर्मचारी विधायकों की नहीं सुनते हैं तो आम जनता का क्या होगा? जी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि एसडीएम के साथ ईओ नगर पंचायत चार्ज पर थे विकास। नरैनी सीएम विकास यादव का हुआ निलंबन। जनहित के कार्यों में लापरवाही पर हुए निलंबित। पद के दुरुपयोग करने को लेकर लगे थे आरोप। श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। एकाना में संचालित नंदनी हॉस्पिटल को सील किया गया है। लोगों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में अस्पताल में नहीं मिले कोई दस्तावेज। बता दें कि कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप। एसीएमओ की मौजूदगी में सीएससी अधीक्षक ने की कार्रवाई।
छापेमारी में अस्पताल में नहीं मिले कोई दस्तावेज, कार्रवाई से बाद अस्पताल संचालकों में हड़कंप। छापेमारी में अस्पताल में नहीं मिले कोई भी दस्तावेज। कानपुर से खबर, जहां पर मामूली कहासुनी में पति ने की पत्नी की हत्या, युवती को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिक्शा चालक करता था पत्नी से मारपीट। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपी रिक्शा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर अमरोहा से है, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि बरसात के मौसम में सावधानियां जरूरी हैं। पेयजल जांच करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि बदलते मौसम में संचारी रोगों से सावधान रहें। आंगनबाड़ी और आशा भी घर घर जाकर जागरूक कर रही है। साफ सफाई और पेयजल की जांच कराएं और साफ पानी पिए। चिकनगुनिया, बुखार, नजला, जुकाम, संचारी रोग होने का खतरा अधिक रहता है। बरसात के मौसम में इस बार बारिश भी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, बरसात में बरसात ज़्यादा हो रही है। अभी हमारा 1 तारीख से संचार रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। उसमें हमें अपने आशा के, हमारी आंगनबाड़ी के एनएम के जरिए घर घर जाके हमारे आशा आंगनबाड़ी सभी लोगों को संचार रोग से नियंत्रण के लिए उनको ट्रेन करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे। और इसमें मेन चीज़ ये है कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 साफ पानी कि पानी की गुणवत्ता चाहे नगर पालिका से चाहे ग्राम पंचायत से जो उथले पानी से नल के जो सोर्स हैं उनको बंद करना है, हमको क्रॉस करना है। पानी की जांच नगर पालिका करते रहे। पानी की क्वालिटी मतलब पेयजल की साफ सफाई। और गांव में जैसे दूर दराज के जो गांव हैं जहाँ बरसात ज़्यादा है तो वहाँ पर पानी को उबाल के पीने के बारे में कहा जाएगा, दोनों ही खोल दी जाएगी उनको। तो एक तो पानी से जो होने वाले रोग हैं उन पर पानी की साफ सफाई करके, चाहे क्लोरीन से, चाहे उबाल के, चाहे गहरे जल से पानी पीने। जनपद अमरोहा के हसनपुर नगर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराकर घर लौट रहे पिता पुत्र को दबंगों ने सरेरा लाठी डंडों से पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। सड़क के बीच तांडव होने के कारण जाम लग गया। पुलिस ने घेर कर आरोपियों को दबोच लिया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव मंगरोला में बारात आई थी। बारात के दौरान गांव निवासी मुकुल पुत्र वीर सिंह को पुराने रंजिश के चलते दबंगों ने घेर लिया था और उसे पीट कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दबंग आरोपियों को घेर कर पकड़ लिया तथा गाड़ी में बैठाकर कोतवाली ले आए। मामला कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास भी कार, बाइक, स्कूटर या दूसरा कोई भी व्हीकल है और आप उसे लेकर सड़क पर जाते हैं तो आप साइबर अपराधियों के शिकंजे में फंस सकते हैं।
जानकारी के अनुसार ई चालान के नाम पर होने वाला एक बड़ा स्कैम सामने आया है। इस स्कैम में परिवहन विभाग से जो मिलती जुलती वेबसाइट ई चालान परिवहन के माध्यम से साइबर अपराधी सीधे आपके बैंक खाते तक पहुंच जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप सही वेबसाइट ई चालान परिवहन के माध्यम से ही अपने चालान का भुगतान करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। नया ई चालान स्कैम संज्ञान में आया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का ट्रैफिक के माध्यम से चालान होता है, तो जब वो पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट करके उस ओरिजिनल वेबसाइट में पेमेंट ना होकर किसी दूसरी वेबसाइट में उनका पेमेंट जा रहा है। तो आप सभी को मैं इस मीडिया से अवगत कराना चाहता हूँ, कोई भी आप ट्रैफिक का अगर अपना चालान का भुगतान कर रहे हैं तो कृपया करके आप उसकी वेबसाइट का ज़रूर नोटिस करें। उस वेबसाइट में gov.in अवश्य लिखा हो। अगर ये ऐसा नहीं है e-चालान.gov.in अगर वो नहीं है तो कृपया करके इस स्कैम से बचें, और कहीं भी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तत्काल हमको सूचना दें। हम इसके ऊपर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए तत्काल इसको वर्कआउट करेंगे। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर आम महोत्सव में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 12 से 14 जुलाई तक आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को सम्मानित कर रहे हैं यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रगति करेगा, समृद्धि होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किसानों को सम्मानित कर रहे हैं। स्वतंत्र भाव जाएं। बारह से 14 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव। आम महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम 12 से 14 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव। किसानों को सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आम महोत्सव की, जहां पर किसानों को सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। 12 से 14 जुलाई तक ये आम महोत्सव जारी रहेगा। 800 से ज़्यादा प्रजातियों के आम इस आम महोत्सव में उपलब्ध हैं। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का